आज हम देखेंगे अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ के अंतर्गत हम यहाँ दो प्रकार के अनुनादी परिपथ होते हैं। एक होता है श्रेणी अनुनादी परिपथ और दूसरा होता है समांतर अनुनादी परिपथ। तो यहाँ पर हमारे कोर्स में केवल श्रेणी अनुनादी परिपथ है, तो हम यहाँ पर श्रेणी अनुनादी परिपथ के बारे में देखेंगे और वहाँ पर जो श्रेणी अनुनादी परिपथ जो होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और वहाँ पर हम देखेंगे उसका उपयोग क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। तो जब कोई LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है तो उसमें यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा यदि समान कला में होते हैं तो उस स्थिति में उस प्रकार का जो परिपथ होता है उसे हम अनुनादी परिपथ कहते हैं। मतलब LCR परिपथ में यदि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों यदि समान कला में होते हैं तो उस स्थिति में उस प्रकार के जो परिपथ होता है उसे हम अनुनादी परिपथ कहते हैं। ये जो अनुनादी परिपथ होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है श्रेणी अनुनादी परिपथ और दूसरा है समांतर अनुनादी परिपथ। हम यहाँ पर केवल श्रेणी अनुनादी परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे कोर्स में समांतर अनुनादी परिपथ नहीं है, हम यहाँ पर केवल श्रेणी अनुनादी परिपथ के बारे में जानेंगे। तो अब हम देखते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में यह एक LCR परिपथ होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज और जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वे समान कला में होते हैं। तो जब हम इसका विद्युत परिपथ तैयार करते हैं तो इसका विद्युत परिपथ इस प्रकार से बनता है। मान लो एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व L है, ये संधारित्र है जिसकी धारिता C है और ये प्रतिरोध है जिसको हम R से डिनोट करते हैं। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके इसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। सपोज यहाँ पर वोल्टेज का मान V V0 sin ओमेगा t के बराबर है, तो ये धारा के बहने की दिशा को दर्शाता है। अब यदि L के सिरों पर विभव को हम VL से डिनोट करें, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर को VC से डिनोट करें और R के सिरों पर विभवांतर को यदि VR से डिनोट करें तो उस स्थिति में ये जो परिपथ जो होता है ये कहलाता है श्रेणी अनुनादी परिपथ। कब कहलाएगा? जब यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज और जो प्रत्यावर्ती धारा है वे दोनों समान कला में होंगे। तो उस स्थिति में चूँकि हमको पता है यहाँ पर जो LCR परिपथ होता है इसमें जो प्रतिबाधा का जो मान होता है LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा जिसको अपन Z से डिनोट करते हैं इसका मान होता है R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर का रूट। ये जो सूत्र है ये फार्मूला LCR परिपथ में प्रतिबाधा के लिए होता है, या इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL के स्थान पर XL का मान रख देते हैं। XL का मान कितना होता है? ओमेगा L के बराबर होता है जिसको अपन प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं, और XC जो होता है इसका मान 1/ओमेगा C के बराबर होता है जिसको हम धारिती प्रतिघात कहते हैं। मतलब इस समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या Z इज इक्वल टू रूट R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। इस समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर LCR परिपथ के लिए जो कलांतर का जो मान होता है LCR परिपथ में कलांतर का जो टेंजेंट होता है वह होता है tan फाई
इज इक्वल टू, इसका मान होता है XL माइनस XC बटे R, या इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मान रखते हैं तो हम इसको लिखते हैं tan phi इज इक्वल टू XL का मान ओमेगा L माइनस XC का मान 1 बटे ओमेगा C पूरे का बटे R। तो इस सूत्र से हम दर्शाते हैं कलांतर के टेंजेंट को। सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर पहला दें और इसको इक्वेशन नंबर दूसरा दें। तो इस स्थिति में देखिए, यदि यहाँ पर XL और XC दोनों आपस में बराबर हो, यहाँ पर जैसे XL का मान XC के बराबर हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रतिबाधा Z का मान R के बराबर होगा। प्रतिबाधा Z का मान किसके बराबर हो जाता है, R के बराबर होता है। और उस स्थिति में यहाँ पर जो इस परिपथ की जो प्रतिबाधा जो होती है वह न्यूनतम हो जाता है। जब प्रतिबाधा न्यूनतम होता है तो उस स्थिति में यहाँ पर जो धारा का जो मान है वह अधिकतम हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम यहाँ पर बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। तो इसके लिए देखिए, अब यदि XL इज इक्वल टू हो जाए XC, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L बराबर हो जाए 1 बटे ओमेगा C के। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 से मिल जाता है हमको Z बराबर R, और यह मान होता है मिनिमम। मिनिमम मतलब न्यूनतम। और इस स्थिति में जब इस परिपथ का जो प्रतिबाधा है वह न्यूनतम होता है, तो उस स्थिति में परिपथ में जो बहने वाली जो धारा है उसका मान कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस परिपथ में जो प्रतिबाधा या जो धारा के मार्ग में जो रुकावट है वह कैसा है, न्यूनतम है। तो उस स्थिति में उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम हो जाता है। तो इस स्थिति को बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। तो नीचे लिख सकते हैं, यह स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है। अब इसके बाद अपन देखते हैं अनुनाद की स्थिति में यहाँ पर क्या होगा। अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति हमें कब प्राप्त होती है, जब यहाँ पर जो प्रेरण प्रतिघात होता है वह धारिता प्रतिघात के बराबर होता है। उस स्थिति में हमको अनुनाद की स्थिति प्राप्त होती है, क्योंकि जब धारिता प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात जब आपस में बराबर होते हैं तो उस स्थिति में जो LCR परिपथ या जो LCR परिपथ जिसको अपन यहाँ पर श्रेणी अनुनादी परिपथ कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि जब अनुनाद की स्थिति होती है अर्थात प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उस स्थिति में परिपथ का जो प्रतिबाधा है वह न्यूनतम हो जाता है। और प्रतिबाधा जब न्यूनतम होता है तो उस स्थिति में जो परिपथ में जो बहने वाली जो धारा है उसका मान कैसा हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं अनुनाद की स्थिति। तो अनुनाद की स्थिति में क्या बराबर होते हैं आपस में, XL इज इक्वल टू XC, या इसी को हम आगे लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, XL का मान हमको पता है ओमेगा L के बराबर होता है और XC का मान होता है 1 बटे ओमेगा C के। तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करें तो ओमेगा और ओमेगा का गुणा तिर्यक गुणा हो जाएगा ओमेगा का वर्ग, और L यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो इसका मान हो जाता है 1 बटे LC, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। जो समीकरण नंबर जो 3 है यह यहाँ पर कोणीय वेग को प्रदर्शित करता है और इसका मान है 1/√LC। अब इसके बाद हमको पता है जो कोणीय वेग का जो मान होता है वह उसका जो आवृत्ति के साथ जो संबंध होता है वह होता है ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू।
तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए, चूँकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, अतः समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, जब हम ओमेगा का मान रखेंगे तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1 अपान रूट एल सी, या इसी को हम आगे लिखेंगे तो ये न्यू हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई रूट एल इंटू सी। इस समीकरण को दे देते हैं समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो आवृत्ति का जो मान होता है न्यू इज इक्वल टू हमको प्राप्त होता है 1/2 पाई रूट एल सी के बराबर, और ये जो आवृत्ति जो होती है इस आवृत्ति को हम बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। मतलब यहाँ पर प्रत्यवर्ती वोल्टेज की जो ये आवृत्ति है उसके लिए परिपथ में जो बहने वाली जो धारा है उसका मान कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब इस आवृत्ति के लिए परिपथ में जो बहने वाली धारा है उसका मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। इसलिए हम यहाँ पर इस आवृत्ति को क्या कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, जिसको हम न्यू 0 से डिनोट करते हैं। इसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। और इसे न्यू 0 से दर्शाते हैं। अतः न्यू 0 बराबर अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई रूट एल सी। हम इसको अनुनादी आवृत्ति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस आवृत्ति के लिए परिपथ में जो धारा का जो मान होता है वह मैक्सिमम होता है। इसलिए इसी आवृत्ति को हम क्या कह देते हैं, अनुनादी आवृत्ति। और अनुनादी आवृत्ति को कैसे डिनोट करते हैं, न्यू 0 से डिनोट करते हैं। इसलिए ये जो समीकरण है हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो न्यू 0 बराबर कितना होगा, 1/2 पाई रूट एल सी। ये हो गया हमारा अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र। इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया श्रेणी अनुनादी परिपथ, और श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो अनुनादी आवृत्ति है उसका व्यंजक। अब हम यहाँ पर देखते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ की क्या क्या विशेषताएं हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषता। श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। अनुनादी परिपथ की परिभाषा से हमको पता है, यदि कोई LCR सर्किट है या LCR परिपथ है जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज और जो प्रत्यावर्ती धारा है यदि वे समान कला में होते हैं तो उस स्थिति में उस परिपथ को हम क्या बोलते हैं, अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पर जो श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है उसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो जो श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है वह भी एक प्रकार का LCR परिपथ होता है, जिसमें सबसे पहली विशेषता तो इसका ये है कि जब ये अनुनादी परिपथ इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेरण प्रतिघात है वह धारिती प्रतिघात के बराबर होता है। तो इसकी पहली विशेषता है, इस परिपथ में जो प्रेरण प्रतिघात है वह धारिती प्रतिघात के बराबर होता है। मतलब
यहाँ पर जो XL का मान जो होता है वह XC के बराबर होता है। XL क्या है? प्रेरण प्रतिघात है। XC क्या है? धारिती प्रतिघात है। तो यहाँ पर XL और XC आपस में बराबर होते हैं, तो ये इसकी पहली विशेषता है। ठीक है, श्रेणी अनुनादी परिपथ में XL किसके बराबर होता है? XC के बराबर होता है, मतलब प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है इस परिपथ की जो प्रतिबाधा जो होती है वह न्यूनतम होता है। श्रेणी अनुनादी परिपथ की जो प्रतिबाधा जो होती है उसका मान कैसा होता है? न्यूनतम होता है। यहाँ पर अभी हमने देखा था Z का मान हमको कितना मिला था? R के बराबर, और इसका मान कैसा होता है? न्यूनतम होता है। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ की जो प्रतिबाधा जो होती है उसका मान न्यूनतम होता है, और चूंकि प्रतिबाधा न्यूनतम होती है इसलिए यहाँ पर जो श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो धारा बहती है उस धारा का मान मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। इसके बाद फिर यहाँ पर इसकी तीसरी विशेषता हम कैसे बता सकते हैं? यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो आरोपित किया जाता है और जो प्रत्यावर्ती धारा जो है ये दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है ना, मतलब श्रेणी अनुनादी परिपथ की जो अगली विशेषता है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं, मतलब उनके बीच कोई कलांतर नहीं होता। मतलब यहाँ पर कलांतर का मान कितना होता है? 0 के बराबर। कलांतर का मान 0 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज और जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके बीच में कोई कलांतर नहीं है, अर्थात वे दोनों कैसे हैं? समान कला में हैं। इसके बाद हम इसकी चौथी विशेषता को बता सकते हैं। जैसे प्रेरकत्व और जो धारिता उसके सिरों पर जो हमको वोल्टेज प्राप्त होगा, परिणामी वोल्टेज, उसका मान इस परिपथ में जो श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो हम वोल्टेज आरोपित किए हैं उसके मान से अधिक हो सकता है। अर्थात जो L के सिरों पर जो वोल्टेज है और C के सिरों पर जो वोल्टेज है, इनका जो परिणामी है वह उस परिपथ में, श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो हम वोल्टेज आरोपित किए हैं उसके मान से अधिक हो सकता है। तो हम इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? इस परिपथ में वोल्टेज का क्या होता है? प्रवर्धन होता है, मतलब वोल्टेज यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, वोल्टेज का प्रवर्धन। चौथी विशेषता को हम बोल सकते हैं वोल्टेज का प्रवर्धन होता है। यहाँ पर वोल्टेज का प्रवर्धन होता है। उसके बाद पांचवी विशेषता बता सकते हैं यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति पर जो परिपथ का जो ओमी प्रतिरोध है उसका यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो हमारा अनुनादी आवृत्ति है उस पर जो परिपथ का जो ओमी प्रतिरोध है उसका कोई प्रभाव अनुनादी आवृत्ति पर नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पर ओमी जो प्रतिरोध है वह अनुनादी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ की ये 5 विशेषताएं। पहली विशेषता, श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रेरण प्रतिघात और धारिता प्रतिघात आपस में बराबर होते हैं। दूसरी विशेषता, श्रेणी अनुनादी परिपथ की जो प्रतिबाधा जो होती है वह न्यूनतम होती है। प्रतिबाधा न्यूनतम होने के कारण यहाँ पर धारा का मान अधिकतम होता है। श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और प्रत्यावर्ती जो धारा है उसके बीच कोई कलांतर नहीं होता, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं। और यहाँ पर जो चौथी जो विशेषता है, श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो L के सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है और जो C के सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त होता है, इनका जो परिणामी जो होता है इस श्रेणी अनुनादी परिपथ में जो आरोपित वोल्टेज है उसके मान से अधिक हो सकता है। अर्थात इस स्थिति में यहाँ पर जो वोल्टेज का जो मान जो होता है वह बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पर कहते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ में वोल्टेज का प्रवर्धन होता है। और जो पांचवी जो इसकी विशेषता है, पांचवी विशेषता को कैसे बता सकते हैं? अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ का जो ओमी प्रतिरोध है उसका अनुनादी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से ये श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं। इसके बाद हम देखते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग।
या यूजेज। श्रेणी अनुनादी परिपथ का जो पहला जो उपयोग है वह है ग्राही परिपथ के रूप में। पहला उपयोग है ग्राही परिपथ के रूप में। श्रेणी अनुनादी परिपथ का जो पहला उपयोग है वह है, श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग ग्राही परिपथ के रूप में किया जाता है। और दूसरा जो उपयोग है, जो रेडियोग्राही जो होता है उसको हम ट्यूनिंग करते हैं तो उसके लिए यूज होता है। रेडियोग्राही को ट्यूनिंग, ठीक है। जैसे रेडियोग्राही को ट्यूनिंग करने में यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे रेडियो में हम क्या करते हैं, कोई विशेष स्टेशन को लगाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो उसमें जो मॉड्यूल लगा रहता है या उसमें जो घुंडी लगा रहता है उसको घुमाते हैं तो एक विशेष जगह पे हमको वह स्टेशन पकड़ता है, ऐसा बोलते हैं। तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, श्रेणी अनुनादी परिपथ का। तो ये था श्रेणी अनुनादी परिपथ की विशेषताएं और इसका उपयोग। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, क्यू गुणक और अनुनाद की तीक्ष्णता। क्यू गुणक और अनुनाद की तीक्ष्णता। जैसे हमने देखा अनुनादी स्थिति में, यदि मान लो जो अनुनादी आवृत्ति पर जो धारा का जो मान जो होता है उसका मान अधिकतम होता है। अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान कैसा होता है, मैक्सिमम होता है या अधिकतम होता है। और जब परिपथ का जो प्रतिरोध जो होता है उसके विशिष्ट मान के लिए जो आवृत्ति में यदि वृद्धि या कमी होती है तो उस स्थिति में धारा के मान में तेजी से परिवर्तन होता है। तो धारा के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है आवृत्ति के साथ, उसको हम एक ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर I और V के बीच में ग्राफ खींचें, I और आवृत्ति के बीच में, सॉरी I और न्यू के बीच में ग्राफ खींचें, इस दिशा में आवृत्ति को लें और इस दिशा में यदि हम धारा I को लें, तो उस स्थिति में देखते हैं कि जब परिपथ का प्रतिरोध न्यूनतम होता है तो उस स्थिति में जो इसकी जो तीक्ष्णता जो होती है, धारा का जो मान जो होता है वह अधिकतम होता है। जब प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है तो उस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है, और जब प्रतिरोध अधिकतम होता है तो उस स्थिति में जो धारा का जो मान होता है वह न्यूनतम होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यदि यहाँ पर देखिए, यदि R1 का मान बड़ा है R2 से और R2 का मान बड़ा है R3 से, तो इसके लिए यदि हम यहाँ पर इन प्रतिरोध के लिए यदि हम ग्राफ देखें तो यहाँ पर R1 का मान ज़्यादा है तो इसके लिए जो ग्राफ जो मिलेगा वह हमको सपाट मिलेगा, ठीक है। और R3 का मान यहाँ पर कम है, इस प्रतिरोध का मान सबसे कम है, इसलिए यहाँ पर इसका जो ग्राफ जो मिलेगा हमको तीक्ष्ण प्राप्त होता है। तो हम उसी को बोलते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता। सपोज यहाँ पर अनुनादी आवृत्ति है जिसको अपन कहाँ से डिनोट करते हैं, न्यू जीरो से डिनोट करते हैं। अब यदि इसी को हम R1 प्रतिरोध के लिए देखें तो R1 का मान कैसा है, प्रतिरोध R1 का मान मैक्सिमम है, तो R1 का मान मैक्सिमम है, इसलिए यहाँ पर धारा का मान कैसा मिलेगा, कम मिलेगा।
तो उस स्थिति में यहाँ पर ग्राफ कैसा मिलेगा, इस प्रकार से सपाट मिलता है ग्राफ। उसके बाद फिर R2 का मान R1 से कम है, तो इसका ग्राफ थोड़ा सा इसकी अपेक्षा तीक्ष्ण बनेगा, तो इस प्रकार से। तो ये था R1 के लिए, ये है R2 के लिए। अब R3 का मान और कम हो गया, तो उस स्थिति में धारा का मान और ज़्यादा बढ़ेगा। तो धारा का मान कहाँ तक बढ़ता है, इस प्रकार से ऐसा बढ़ता है। ये किसके लिए है, ये R3 के लिए। तब हम यहाँ पर बोलते हैं कि जब प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है तो उस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होता है, और उस स्थिति में जब धारा का मान अधिकतम होता है तो यहाँ पर जो अनुनाद जो होता है वह कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है। हमारा जो ग्राफ मिला है यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ऊपर में है, ये तीक्ष्ण दिख रहा है, और जब प्रतिरोध का मान अधिक है तो उस स्थिति में जो धारा के लिए जो ग्राफ बना है कैसा बना है, सपाट बना है। तो ये कहलाता है अनुनाद की तीक्ष्णता। तो ऐसे परिपथ को जिसमें आवृत्ति के कारण धारा के मान में अत्यधिक परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं अत्यधिक तीक्ष्ण कहते हैं, और जिसके कारण धारा प्रतिरोध का मान जब अधिक होता है और उस स्थिति में जो ग्राफ बनता है उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पर ग्राफ कैसा बना है, सपाट बना है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं क्यू फैक्टर के बारे में जानते हैं, या क्यू गुणक के बारे में जानते हैं। क्यू गुणक किसे कहते हैं? तो अनुनाद की तीक्ष्णता का निर्धारण एक विमाहीन राशि के द्वारा किया जाता है। अनुनाद की तीक्ष्णता का जो निर्धारण है वह हम किसके द्वारा करते हैं, एक विमाहीन राशि के द्वारा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यू गुणक या क्यू फैक्टर। हमारा अगला टॉपिक है क्यू गुणक। या इसी को बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर को हम क्यू से दर्शाते हैं, और यह एक विमाहीन राशि है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, मतलब ये समान राशियों का अनुपात होता है। क्यू गुणक क्या होता है, एक विमाहीन राशि है का मतलब ये समान राशियों का अनुपात है। तो क्यू गुणक किसे कहते हैं? अनुनाद की तीक्ष्णता का निर्धारण एक विमाहीन राशि के द्वारा होता है, और उस विमाहीन राशि को हम क्यू गुणक कहते हैं। अब हम इसका सूत्र देखते हैं। तो सूत्र से हम कैसे बता सकते हैं, यदि मान लो कोई श्रेणी अनुनादी परिपथ है, उसमें प्रेरकत्व या फिर संधारित्र के सिरों के बीच जो उत्पन्न वोल्टेज है और फिर जो आरोपित वोल्टेज है उस परिपथ में, उनका जो अनुपात जो होता है वह क्यू गुणक के बराबर होता है, जिसको अपन कहाँ से डिनोट करते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू क्या होता है अभी बताया, श्रेणी अनुनादी परिपथ में प्रेरकत्व या फिर संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज होता है और उस श्रेणी अनुनादी परिपथ में आरोपित जो वोल्टेज जो होता है उसका जो अनुपात होता है उसको हम क्यू गुणक कहते हैं, और उसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू बराबर कितना मिल जाएगा हमको, एल या सी के सिरों पर वोल्टेज बटे आरोपित वोल्टेज, परिपथ में आरोपित वोल्टेज। ठीक है, तो एल या सी के सिरों पर वोल्टेज बटे आरोपित वोल्टेज, इसका जो अनुपात जो होता है वह क्यू के बराबर होता है, क्यू फैक्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए यह एक विमाहीन राशि, अभी मैंने बताया आपको यह विमाहीन राशि क्यों है, क्योंकि समान राशियों का अनुपात है, वोल्टेज और वोल्टेज का ही अनुपात है, इसलिए यह कैसी राशि है, एक विमाहीन राशि है। तो चूंकि अपन को पता है, चूंकि एल के सिरों पर जो वोल्टेज जो होता है, एल के सिरों पर जो वोल्टेज जो होता है उसका मान किसके बराबर होता है, आई इंटू एक्सएल के बराबर होता है। ठीक है ना, तथा आरोपित वोल्टेज कितना हो जाएगा, आरोपित वोल्टेज का मान यहाँ पर मिलता है। यदि परिपथ का प्रतिरोध R हो और वहाँ पर धारा I बह रही है तो आरोपित वोल्टेज I इंटू R के बराबर होता है। सपोज इसको पहला इक्वेशन दो, इसको दूसरा इक्वेशन दो, तो उस स्थिति में हमको यहाँ पर Q बराबर क्या मिल जाएगा,
अब यहाँ पर देखिए, अतः Q बराबर मान रख देते हैं L या C के सिरों पर वोल्टेज, तो L के सिरों पर वोल्टेज कितना है, I इंटू XL के बराबर है, बटे आरोपित वोल्टेज कितना हो रहा है, I R के बराबर। तो यहाँ से I और I कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा Q बराबर XL बटे R। इसको हम दे देते हैं तीसरा इक्वेशन। हमको पता है XL का मान किसके बराबर होता है, क्योंकि XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू L। XL का मान कितना होता है, ओमेगा इंटू L के बराबर होता है। तो इसी समीकरण को हम कैसा लिख सकते हैं, अतः समीकरण 3 से Q बराबर कितना मिल जाएगा, ओमेगा L बटे R। इसको हम अगला इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो Q बराबर कितना मिल रहा है हमको यहाँ पर, ओमेगा L बटे R। इसके बाद हम देखते हैं, हमको फिर से पता है ओमेगा का मान कितना होता है, 1/√LC, वर्गमूल LC। तो यहाँ पर देखिए पुनः, चूंकि ओमेगा का मान होता है 1/वर्गमूल LC के, तो समीकरण 4 क्या बन जाएगा, तो समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से अब क्या हो जाएगा, Q बराबर ओमेगा का मान रखेंगे 1/√LC इंटू L बटे R। या इसी को अब हम कैसा लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √L बटे √C बटे R, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/R इंटू √L बटे C। तो ये जो समीकरण नंबर जो 5 है, यह Q गुणक के लिए या Q फैक्टर के लिए सूत्र है। तो Q फैक्टर बराबर कितना होता है, 1/R वर्गमूल L बटे C। तो यहाँ पर स्पष्ट है Q क्या चीज़ है, ये अनुनाद की तीक्ष्णता को व्यक्त करता है। ठीक है, Q एक विमाहीन राशि है जो अनुनाद की तीक्ष्णता को व्यक्त करता है, या इसके माध्यम से ही, Q गुणक के माध्यम से ही हम अनुनाद की तीक्ष्णता का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, अब देखो समीकरण नंबर 5 से, समीकरण नंबर 5 से पहली स्थिति देखिए, Q व्युत्क्रमानुपाती है 1/R के। देखिए Q अनुक्रमानुपाती है 1/R के, या Q व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R के। मतलब जब परिपथ का जो प्रतिरोध है वह कम होगा तो उस स्थिति में Q का मान अधिक होगा, और उस स्थिति में Q का मान अधिक है का मतलब क्या होगा, अनुनाद तीक्ष्ण होगा। और अनुनाद तीक्ष्ण है का मतलब उस अनुनादी जो परिपथ है, श्रेणी अनुनादी परिपथ है, उसमें धारा का मान अधिक होगा। ठीक है, स्पष्ट है। यहाँ पर समीकरण नंबर 5 से देखिए, Q किसके अनुक्रमानुपाती है, 1/R के, या Q किसके व्युत्क्रमानुपाती है, R के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा कहते हैं हम इसको। तो यदि R का मान कम है तो उस स्थिति में Q का मान अधिक होगा, और जब Q का मान अधिक हो रहा है का मतलब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो अनुनाद जो है वह कैसा है, तीक्ष्ण है। तो अनुनाद जब तीक्ष्ण होता है तो उस स्थिति में उस परिपथ में जो बहने वाली जो धारा होती है उसका मान मैक्सिमम होता है या अधिकतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो Q का मान जो अधिक होने के लिए या अनुनाद को तीक्ष्ण होने के लिए R के मान को कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके बाद दूसरी स्थिति देखिए, यहाँ पर समीकरण नंबर 5 से ही Q किसके अनुक्रमानुपाती है, √L/C के वर्गमूल के, या अपन इसको बोल सकते हैं Q अनुक्रमानुपाती है L/C,
रूट ना लिख करके हम केवल इसको क्या कर दें, Q अनुक्रमानुपाती है L/C के। यदि L/C का मान अधिक होगा तो उस स्थिति में अनुनाद तीक्ष्ण होगा, और उस स्थिति में अनुनाद तीक्ष्ण होगा तो उस स्थिति में उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई जो अनुनादी परिपथ है उसमें जो Q गुणक का जो मान है वह किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो उस परिपथ के प्रतिरोध पर डिपेंड करता है, वह परिपथ के प्रतिरोध के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है Q गुणक, और दूसरा Q गुणक जो होता है L/C के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अनुनाद तीक्ष्ण होने के लिए हमको वहाँ पर जो प्रतिरोध का मान है उसको कम होना चाहिए, साथ ही साथ L/C का मान है उसको अधिक होना चाहिए। जब R का मान कम होगा और L/C का मान अधिक होगा तो उस स्थिति में अनुनाद जो होगा वह कैसा होगा, तीक्ष्ण होगा, और उस स्थिति में परिपथ में बहने वाली जो धारा है उसका मान भी अधिक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखा अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ के अंतर्गत हम देखे श्रेणी अनुनादी परिपथ और अनुनाद की तीक्ष्णता भी देखे, और यहाँ पर Q गुणक के बारे में भी हम जाने। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।